हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर सीरीज करंट अफेयर्स कट शॉर्ट। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये सीरीज जो है दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2021, क्योंकि इसमें हम लोग 2020 से लेकर 2021 तक के मेजर करंट अफेयर्स कवर अप करने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखना, आज का जो टॉपिक है दैट इज नॉन फंजिबल टोकन्स। इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो ये देखो, एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वजीर एक्स। क्या है? वजीर एक्स। जैसे आपका जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, कार्वी हो गया, आप इसमें इक्विटी और कमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हो, राइट? इक्विटी एंड कमोडिटीज को आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जीरोधा पे हो गया, एंजल ब्रोकिंग पे हो गया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे वजीर एक्स में आप चाहो तो क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, क्रिप्टो करेंसीज को बाय और सेल, ठीक है, कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। चलो अब देखो, वजीर एक्स जितने भी आज की डेट में दोस्तों ध्यान रखना क्रिप्टो करेंसी ओनर्स हैं या क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च करते हैं, वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं अपने क्रिप्टो करेंसी को वैल्यूएबल बनाने के लिए। वैल्यूएबल क्यों बनाने के लिए? देखो दोस्तों, बिटकॉइन का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। आप कोई चीज वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो, बस एक हवा में कॉइन क्रिएट किया एंड उसको ट्रेड करके बस उसकी वैल्यू इन्फ्लेट करते जा रहे हो, है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप खुद देखिए, अभी रिसेंट में मिस्टर एलॉन मस्क जो टेस्ला के ओनर हैं, उन्होंने कहा था कि टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट करेगी फॉर परचेज ऑफ टेस्ला कार्स, बट सडनली वो पलट गए और उसके कारण क्या हुआ, जो बूम आया था बिटकॉइन में, सडनली बहुत ऊपर तक गए थे, वो सडनली क्रैश कर गए। नियर अबाउट 17 to 18% तक वैल्यू क्रैश की थी। तो सोचो, 1% के कुछ कह देने या ना कहने से इतना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है बिटकॉइन में। तो इसके क्या कह सकते हो कि इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है। दिस इज मोर लाइक अ बबल। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिप्टो करेंसी के साथ आ रही है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज डिफरेंट हर एक कोई अपने अपने किसी न किसी बिटकॉइन यूजेज के साथ, सॉरी बिटकॉइन बोल रहा हूँ, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूजेज के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो इथीरियम ने एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पे ब्लॉकचेन से रिलेटेड आप कोई भी इनोवेशन हो वो बहुत आराम से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी ऐप बनाना चाहते हो तो आप इथीरियम प्लेटफॉर्म पे जाइए और इथीरियम विल हेल्प यू टू डेवलप दैट वन। ठीक है, इथीरियम पे आप चाहो तो अपना खुद का कॉइन भी लॉन्च कर सकते हो जो कि डिजिटल करेंसी से चलता हो, मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलता हो। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक कोई जितने भी आज की डेट में मतलब बिटकॉइन मतलब सॉरी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, है ना, वो सारे के सारे अपने क्रिप्टो करेंसीज को कुछ ना कुछ अच्छी बैकिंग देना चाहते हैं। ठीक है, डोजे कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डोजे कॉइन वाज मेड फॉर फन। ठीक है, ये फन के लिए बनाया गया था और इसका भी प्राइस सडनली चढ़ा और उसी हिसाब से गिरा भी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो डेफिनेटली आई होप आपको ये कंट्रोवर्सी पता हो। ठीक है, तो वजीर एक्स ने क्या किया है, नॉन फंजिबल टोकन्स का मार्केट प्लेस इंडियन आर्टिस्ट के लिए क्रिएट किया है। अब देखो, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं? पहली चीज समझो कि ये डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के लिए इशू किए जाते हैं। डिजिटल ऑब्जेक्ट्स कैसे कैसे? देखो, सबसे पहले ड्राइंग हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो कि तोड़ी ना जा सकती हो। सपोज करो मैं एक पेंटिंग बना रहा हूँ, ठीक है, अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सर मुझे एक मोनालिसा की पेंटिंग है, चलो सपोज करो हमारी एक पेंटिंग बन गई मोनालिसा की, ठीक है, जो भी है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मुझे एक टुकड़ा दे दो, आप ये टुकड़ा ले लो और एक टुकड़ा मेरे दोस्त को भी दिलवा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक ये प्लस शेप में एक फ़ोटो बच जाएगी। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, है ना। तो जो भी ड्राइंग होती है उसका एक सिंगल यूनिक ड्राइंग होती है। ठीक है, इस ड्राइंग को आप फज कर सकते हो, इसका डुप्लीकेट तैयार कर सकते हो, बट क्या ये ड्राइंग ओरिजिनल रहेगी? मतलब वो जो फजिंग रहेगी वो ओरिजिनल ड्राइंग तो है नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरा रेवेन्यू लॉस हो रहा है ना। तो इसीलिए कॉपीराइट्स जो होते हैं उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स इशू करते हैं। किसको? डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को या ऐसी चीज़ों को जो डिवाइड नहीं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे देखो एनिमेशन, पीस ऑफ म्यूजिक, इस पर भी कॉपीराइट चलते हैं। आप किसी भी म्यूजिक को ऐसे ही उठा करके अपने वीडियो में नहीं लगा सकते हो, है ना। फिर आपका फोटोग्राफी पे भी बहुत सारे कॉपीराइट्स होते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। ठीक है, इसके अलावा वीडियो भी। और देखो इसके क्या है, विद अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी क्रिएटेड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ध्यान रखना, डिजिटल ऑब्जेक्ट पे सबसे पहले क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी पेस्ट की जाएगी बाय दिस NFT मार्केट। ठीक है, और इसमें कौन यूज़ करेगा? वजीर एक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। ठीक है, तो देखो NFT की डिफिनीशन देख लो, इट इज़ अ यूनिक प्रूफ ऑफ ओनरशिप ओवर समथिंग
यू कांट होल्ड इन योर हैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो ट्विटर है वो आपके ट्वीट के लिए एक NFT ऑक्शन करवा सकता है, क्योंकि ट्वीट इज समथिंग विच यू कैन नॉट टच, और उस पर किसका ओनरशिप है, क्योंकि वो आपके दिमाग की उपज है, ठीक है। तो उसका NFT का ओनरशिप आपके पास रहेगा, लेकिन अगर आप चाहो उसको सेल करना तो डेफिनेटली आप दूसरों को अलाउ कर सकते हो कि आप इसको कॉपी कर सकते हो, बशर्ते में मुझे इतना इतना पैसा दे सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस तरीके की चीजें। 10 वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स कैन बी सोल्ड विथ इट्स सर्टिफिकेट, ठीक है। पिकासो जी की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो कि आज की डेट में पिकासो के जो फैमिली मेंबर्स हैं, लीनेज है, उनमें ना होकर के दूसरे लोग खरीद के बैठे हैं। तो ओरिजिनल वाली किसके पास है? अगर मान लो मुझे खरीदना हुआ पिकासो जी की ओरिजिनल पेंटिंग या राजा रवि वर्मा जी की ओरिजिनल पेंटिंग, तो मैं कैसे पता करूंगा कि हाँ भाई ये वाली पेंटिंग ओरिजिनल है और ये सो एंड सो पर्सन के पास है? तो वो मुझे पता चलेगा NFT मार्केट प्लेस से, क्योंकि वहां क्या है, ऑथेंटिसिटी का एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, फंजिबिलिटी और नॉन फंजिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। बेस्ट एग्जांपल आपको ऊपर पिक्चर से ही दिख जाएगा। फंजिबल फॉर एग्जांपल हमारी जो डेली यूज की करेंसी है या बिटकॉइन है। एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आप 100 रुपए का नोट लेके निकलो मार्केट में और आपको खरीदने कितने रुपए की चीज, 10 रुपए की चाय पीनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 10 रुपये का अगर मान लो सेलर के पास नहीं है चेंज, तो आप क्या करेगा सेलर, तो आपको बोलेगा कि सर इसके छुट्टे करवा लाओ, और आप जाओगे किसी भी शॉप पे या बैंक में, वो उसके क्या करेगा, 10 रुपये के 10 नोट आपको थमा देगा, है ना। मतलब ये क्या है, तो ध्यान दो यहाँ पे 100 रुपये का जो नोट है आपका बहुत आराम से टुकड़े टुकड़े में टूट गया 10 रुपये के 10 नोटों में, राइट, है ना। तो देखो इसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन की भी बात करो आज की डेट में, तो एक बिटकॉइन जो है आपका 1 BTC, ठीक है, BTC बिटकॉइन का एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मोटा मोटे अगर मैं बोलूं तो $37,000 के बराबर है, बट ओवरऑल बिटकॉइंस का नंबर फिक्स्ड है, ठीक है। यही तो इसकी खासियत है ना, इसी कारण से तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो ध्यान दो कि इसको सब यूनिट्स में तोड़ने का प्रोविजन शुरुआत से ही रखा गया था, और इसी कारण से इवन इफ आपके पास 500 रुपये हो तो भी आप जा करके किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन खरीद सकते हो। आपको 0.0001 समथिंग बिटकॉइन मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आराम से आप टुकड़े टुकड़े में तोड़ सकते हो। नॉन फंजिबल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या होगा, जैसे आप देखिए घर है आपका, ठीक है, आपका कोई पेट है। अब भाई पेट को 2 हिस्सों में तो काट नहीं सकते, मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, बोली मेरी बिल्ली है मेरी बिल्ली है, मान चलो 20 से काट दिया, बिल्ली किसी की नहीं रहेगी, है ना। तो ये नॉन फंजिबल हो गया, ठीक है। फिर आपकी पेंटिंग हो गई, आपने किसी की खूबसूरत सी पोर्ट्रेट बनाई है, वो पोर्ट्रेट यूनिक होगी, ठीक है। कोई दूसरा उस पर क्लेम कर ले बात दूसरी है, ठीक है, उसकी कॉपी बना ले वो बात दूसरी है, बट अगर आपने किसी की पोर्ट्रेट बनाई है तो डेफिनेटली दैट विल बी यूनिक, ठीक है। तो ध्यान रखना, नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, ठीक है, वो यूनिक होते हैं, जबकि फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, सब डिविजिबल होते हैं, मतलब सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यूनिट्स आर एग्जैक्टली द सेम टू वन अनदर, और जो यूनिट्स होती हैं वो सेम टू सेम होते हैं। जैसे एक 10 रुपये का नोट विल बी ऑलवेज इक्वल टू अनदर 10 रुपीज नोट, ठीक है, ध्यान रखना। और 10 रुपये के नोट को और तोड़ दूं मैं 1-1 रुपये के नोट में, मतलब या 1-1 रुपये के सिक्के में तोड़ दूं, तो हर 1 रुपये का सिक्का चाहे थोड़ा बड़ा हो, जैसे 1985 में जो मेटल के सिक्के चलते थे थोड़े से बड़े होते थे, हल्के हल्के इस टाइप के रहते थे, है ना, और जो आज की डेट में आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे आ रहे हैं एकदम छोटे छोटे, ठीक है। तो दोनों ही 1 रुपये एकदम बराबर हैं, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि नहीं इसकी वैल्यू अधिक होगी इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब चलिए कैरेक्टरिस्टिक समझिए। जो नॉन फंजिबल NFT होती है, NFT के कैरेक्टरिस्टिक समझिए। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्या है कि ऑब्वियस ही बात है उसको यूनिक होना जरूरी भी है। जैसे एक प्रोडक्ट हो गया, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, बारकोड से आइडेंटिफाई करते हो कई बार, ठीक है, उस पर कोई नंबर लिखा होता है उससे आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। एक कार है, कार का आप ड्राइविंग लाइसेंस प्लेट लगाते हो, उससे आपका कार आइडेंटिफाई होती है कि हाँ भाई ये नंबर की कार इस पर्सन के पास ही है। कोई और दूसरे नंबर की प्लेट की कार लगाए घूम रहा है, दैट इज इलीगल क्राइम, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है ना। तो इसीलिए हर जो सर्टिफिकेट होगा उस पर एक यूनिक नंबर होगा, ठीक है, यूनिक होगा वो। दूसरी चीज, दैट विल बी डिजिटली रेयर, ठीक है, जो भी आर्टिकल है ऑब्जेक्ट है वो डिजिटली रेयर होगा। तीसरा होगा इट विल बी इनडिविजिबल। ये तो NFT की बेसिक डेफिनेशन में ही शामिल है, ठीक है, कि जो सोल्ड एंड परचेज एज अ होल ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं बोलूंगा कि आधी पेंटिंग दोस्त तुम ले जाओ, आधी पेंटिंग मैं दूसरे को दे देता हूँ, ठीक है। मोनालिसा की पेंटिंग में से कट कर देते हैं बीच बीच में से, और पेट का मैंने एग्जांपल दिया ही आपको। ऑथेंटिक होगा दोस्तों, ध्यान रखना कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी कैन बी गिवन, ठीक है। NFT की मार्केट प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये रट लो, क्योंकि ये मेंस के हिसाब से भी आ सकता है और साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है,
ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसफरेबल एंड ट्रेडेबल इन स्पेसिफिक मार्केट, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को न्यूमिस्मेटिक्स का शौक होता है, न्यूमिस्मेटिक्स का शौक होता है जिसमें वो पुराने सिक्के ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से ट्रांसफरेबल एंड ट्रेडेबल है, बट उसके लिए एनएफटी इशू कर सकते हो क्या? आप खुद सोचो कि 1942 का सपोज करो मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, क्या दुनिया भर में वो एक ही सिक्का होगा? नहीं होगा ना। या फिर अगर मान लो कि 100 या नंबर फिक्स्ड हो अगर इनके, तब तो हम इसके एनएफटी बना सकते हैं। अगर सपोज करो इसके नंबर जो भी है वो फिक्स्ड है, ठीक है, एनओ नंबर के हिसाब से लिखा है मैंने, एनओ जो लिखते हैं ना, एन डॉट, ठीक है। तो जो नंबर है सपोज करो फिक्स्ड है, उस केस में तो हम इसके एनएफटी डिक्लेयर कर सकते हैं कि आज की डेट में 100 या 1000 कॉइन्स हैं 1942 के, और वो 100 पर्सन के पास हैं। तो आप इन 1000 लोगों से कभी भी जाकर के 1942 का सिक्का खरीद सकते हो। बट अगर सपोज करो इनफाइनाइट है, तो फिर क्या करोगे? तो फिर इसके लिए कोई एनएफटी नहीं बना सकते हो, ठीक है। बट स्टिल दे विल बी ट्रांसफरेबल एंड ट्रेडेबल, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या मिसिंग होगा? आपका डिजिटली रेयरिटी मिसिंग होगी, यूनिकनेस मिसिंग होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी चीज एनएफटी कब इशू होगी? जब वो यूनिक हो, डिजिटली रेयर हो, इंडिविजिबल हो, साथ में ऑथेंटिक और ट्रांसफरेबल एंड ट्रेडेबल हो। तो यूपीएससी इसमें क्वेश्चन घुमाएगी, दीज आर नॉन ट्रेडेबल, नॉन ट्रांसफरेबल यूनिट्स, ठीक है, या फिर दीज आर अबंडेंट इन नंबर, ठीक है। तो डिजिटली रेयर कैसे हो जाएगा भाई जब अबंडेंट है तो, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस समझो दोस्तों कि इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ ओनरशिप ट्रैकिंग, वैल्यू स्टोरेज एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो तीनों चीजों में ये हेल्प करता है। पहली चीज ओनरशिप को ट्रैक करता है, वैल्यू स्टोरेज में हेल्प करता है कि सपोज करो ऑक्शन मैंने किया, आज की डेट में मेरी पेंटिंग 1 करोड़ की बिकी, ठीक है, मजनू भाई की पेंटिंग बिक रही थी ना, ऑक्शन करवा रहे थे, ठीक है। कल को कोई और पर्सन खरीदेगा उस पेंटिंग को, तो वो कितनी वैल्यू लगाएगा? मिनिमम 1 करोड़ तो लगाएगा, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू डिवैल्यू हो गई हो, तो स्टिल वैल्यू स्टोरेज का एक मतलब मायना रखेगा उसमें, ठीक है। और इसके अलावा डिसेंट्रलाइज कर देता है इस पूरी प्रोसेस को, जिससे इसकी फजिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। मोनेटाइज्ड, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइज ओपन में भी रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात आपको पता रहेगा ना कि क्या कहते हैं इसका ओरिजिनल ओनर कौन है। आप जाओगे इस प्लेटफॉर्म पे आपको तुरंत दिख जाएगा कि इस पेंटिंग का ओरिजिनल ओनर कौन है, 100% है। तो थर्ड पर्सन आपको चूना लगा रहा हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये मेरे को बुद्धू बना रहा है, ठीक है। मोनेटाइज्ड, अनलॉक न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, इन्फ्लुएंसर एंड स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में आर्टिस्ट और म्यूजिशियन का देखो कॉपीराइट बहुत ओपनली वायलेट हो रहा है। टेलीग्राम से लेकर के आप यूट्यूब पे देखोगे, बहुत ऐसे ग्रुप हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आउट साइड भेज देते हैं, डोमेन में बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों पे रोक लगेगी। फिर इसके बाद ऑथेंटिसिटी इंश्योर हो जाएगी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी इंश्योर हो जाएगी और आप फेक को ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा फेक कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, फाइल हैज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी विच कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखिए, एक पेंटिंग पैब्लो पिकासो की ओन करिए, ठीक है, बहुत सारे उसके प्रिंट हो सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वर्क एक ही होगा और वो किसी एक पर्सन के पास होगा। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप उस एक पर्सन को पिन पॉइंट कर सकते हो कि 100 पर्सन के पास ये ओरिजिनल पेंटिंग है, ठीक है। और इसी कारण से आप देखिए आईपीआर राइट्स को और बल मिलेगा, दे विल बी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन के सारे फायदे ही हैं, ठीक है, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखोगे ब्लॉकचेन का, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? मनी लॉन्ड्रिंग का। क्यों? क्योंकि यहाँ एनोनिमिटी इंश्योर होती है। अगर हम बिटकॉइन में हम ट्रेड कर रहे हैं तो किसी को नहीं पता चलेगा कि बिटकॉइन में ट्रेड किसने किसको किया, बस एक रैंडम सा नंबर आएगा सबके सामने कि हाँ भाई 100 ट्रेड हैज़ बीन हैपेंड और ये इसके पास गया है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इस केस में कई बार बहुत ज़्यादा देखी गई है। इसके अलावा नो लीगल प्रोटेक्शन टू कस्टमर्स, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरह से कॉइन या फिर इन सब चीज़ों को इन जनरल प्रमोट अभी नहीं करना चाहती है, ठीक है। कोई प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन भी नहीं है। आरबीआई ने एक टाइम पे रेगुलेशन निकाला था कि हम ऑल टुगेदर बैन कर रहे हैं, क्या है, बैन करने की कोशिश की थी इसको 2018 में, ठीक है। बट लकीली उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने मई 2020 में इस बैन को ओवरटर्न कर दिया। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा था कि देखिए आप रेगुलेटर हैं, ठीक है, डेफिनेटली इसमें कई सारे कॉन्स हैं, ठीक है, और ये एक लीगल टेंडर नहीं हो सकता जिसके थ्रू आप कमोडिटीज एक्सचेंज करो, नहीं हो सकता। बट स्टिल इसमें ट्रेडिंग का पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। ट्रेडिंग मतलब लोग इसमें कुछ वैल्यू देख रहे हैं और उसके बेसिस पे वो खुद से ट्रेड कर रहे हैं। तो भले स्टेट ना रिकॉग्नाइज करे बट स्टिल यू शुड रेगुलेट इट एज अ कमोडिटी, ठीक है। अब भाई बाजार में गेहूं चना तो बेचते हो ना,
गोल्ड एक ट्रेडेबल एंटिटी है ना, जो कि कमोडिटी है, तो इसी तरीके से इसको कमोडिटी मार्केट की तरह रेगुलेट कीजिए रादर दैन इसको ऑल टुगेदर बैन कर देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक अर्निंग का सोर्स है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि रिजर्व बैंक ने इसको बैन किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को मई 2020 में ओवरटर्न कर दिया है। प्लीज इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि भाई जब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इतना हिडन है, एनोनिमिटी है, तो इसमें हम टैक्स कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है वहां से। इसके अलावा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म दोस्तों कि ये इको फ्रेंडली नहीं है। अगर एक डेटा मैं दूं आपको तो देखो, डिजिकोनॉमिस्ट ब्लॉग है एक, ठीक है, जो कि स्टार्ट किया गया था डी वेरीज के द्वारा, ठीक है, डी वेरीज के द्वारा। आई एम रियली सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो, ठीक है, बट DEVRIES, ठीक है। इनके हिसाब से इन्होंने जो एस्टिमेट किया था, एक सिंगल बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन होता है, उसके कारण कार्बन फुटप्रिंट कितना निकलता है, 359.04 kg CO2, जो कि इक्विवेलेंट है 7,95,752 वीजा ट्रांजैक्शन के। मतलब समझ लो कि 7,95,000 बार जब आप वीजा ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब वीजा कार्ड आपका होता है ना, जो ATM कार्ड होता है, ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो करते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन 7,95,000 बार, मतलब मोटा मोटी 8 लाख मान लो, 8 लाख बार जितना वीजा ट्रांजैक्शन करोगे, तब जाकर के उतना कार्बन फुटप्रिंट उससे निकलेगा जितना कि एक बिटकॉइन को आप इधर से उधर करने में रिलीज कर देते हो, ठीक है। या फिर आप नियर अबाउट 60,000 आवर्स तक YouTube देखो, उतना ज़्यादा आपका एनर्जी इमिशन जो कार्बन फुटप्रिंट आएगा उसके कारण उतना सिंगल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कर देता है। तो ये बहुत महंगा टेक्नोलॉजी है एज कॉम्पेयर टू एनवायरनमेंट, ठीक है। बबल इफेक्ट में मार्केट में कोलैप्स एनी टाइम। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये एक तरह का बबल है। हर एक जो भी आपका जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट है वो हमेशा से यही बोल रहा है दिस इज अ बबल, क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। गोल्ड में हर कोई वैल्यू देखता है, इसीलिए ये एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये एक डिजिटल करेंसी है जिसको हम मान रहे हैं कि ये एक वैल्यू को स्टोर करेगी, ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंट्रिंसिकली इसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहूँ तो देखो, टेस्ला के जो ओनर थे मिस्टर इलॉन मस्क, इन्होंने कहा था कि टेस्ला आज के बाद से, अभी रिसेंट में ही कंट्रोवर्सी हुई थी मई में, ठीक है, अप्रैल मई 2021 में इन्होंने कहा था कि आपका जो टेस्ला कार आप बिटकॉइन की मदद से खरीद सकते हो, और उसके कारण बिटकॉइन इतना ज़्यादा शोर जंप मारा, और सडनली जैसे उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ड्यू टू सम अदर रीजंस, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हुआ, धड़ाम से नीचे प्राइसेस आ गए। मोटा मोटी बोलूँ तो 17 से 18% तक एक दिन में कोलैप्स किया था, सोच सकते हो। तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल होना, इसका मतलब क्या है कि इसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। 1% कुछ भी बोल देगा तो ये एकदम शूट अप कर जाएगा, उसका फिर धड़ाम से गिर जाएगा, ठीक है। Thus there is a need to have specific framework of regulation of cryptocurrency and other digital currency to avail its advantage, which in future would be profound, ठीक है। तो ध्यान रखना, रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों इस केस में, ठीक है। और इसी के लिए नीति आयोग ने एक प्रॉपर व्हाइट पेपर निकाला है इसके ऊपर कि इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी कंट्री ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया डिजिटल करेंसीज को। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकाल सकते हैं। द बेस्ट नेम इन दैट इज वेनेजुएला, ठीक है। इसने पेट्रो करेंसी निकाली थी अपनी पेट्रोलियम बाय करने के लिए, ठीक है। इसने इंडिया को भी ऑफर दिया था कि अगर आप पेट्रो करेंसी में ट्रेड करेंगे तो हम आपको नियर अबाउट 30 to 35% ऑफ भी दे सकते हैं, ठीक है। वेनेजुएला की इकोनॉमी उस समय बहुत ज़्यादा संप में थी, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेनेजुएला ने पेट्रो निकाला था। इसके अलावा आज की डेट में सेनेगल, चाइना भी अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और है इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये एक आरबीआई की आर्म है जो कि अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है कि इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी बाय आरबीआई, ठीक है। तो ये भी रिसर्च कर रही है कि कैसे हम इसको डिफरेंट यूजेज में ला सकते हैं। जहां भी आप लैंड रिकॉर्ड्स है या जहां भी आपको डेटा को स्टोर करना है और ये यूनिक होना चाहिए, वहां पे आप इसकी मदद ले सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो दोस्तों, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक अस। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इवन आप फीडबैक भी दे सकते हैं, आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा वेलकम्ड है। और प्लीज़ हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है,
ठीक है, और साथ साथ आपको भी नॉलेज मिलेगी और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हर वीडियो पे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन भी आएगी। प्लीज़ ध्यान रखें ये जो बेल आइकन है आपका, ये बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपका ऐसा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखे, 2 ऐसे वर्ड दिखें, तभी आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।